छोटी 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 डिटेल्स ले ली ना सबको। हाँ, बेचैन हो जाते हो मेरी आवाज ले जाती है तो। इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? क्या रेशियो तक खत्म कर दिया हमने? एवरेज, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एवरेज। एवरेज हो गया क्या? घर पे कर लिया क्या? चलो बाकी का सिलेबस भी घर पे करो। चलिए, कल की क्लास में कौन कौन एब्सेंट था? कल की क्लास में कौन कौन एब्सेंट था? कौन कौन एब्सेंट था कल की क्लास में? ऑनलाइन थे? आप भी ऑनलाइन थे? नहीं थे? और कौन कौन एब्सेंट था? आप चारों एब्सेंट थे कल? आप थे क्या कल? ऑनलाइन थे? अच्छा, आप भी ऑनलाइन थे? हाँ, ऑफलाइन थे क्या? मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। आप तो नहीं। हाँ, लॉगिन करके नहीं दे रहे क्या? लॉगिन करके देंगे, लॉगिन करके देंगे। आप ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हो ना वैसे। तो कोड मेरे से मांगो ना। कोड मांगने से किसने मना की, देने से किसने मना किया आपको? अभी क्लास के बाद मिलना। छोटी छोटी बातों में परेशान मत हुआ करो। देखो, घर पे लैपटॉप है आपके पास, तो उसमें भी लॉगिन कर सकते हो आप, उसमें भी सब कुछ कर सकते हो। हाँ, और इसमें भी ब्राउजर से भी कर सकते हो आप, है ना? अगर कुछ नहीं तो ब्राउजर पे सब कुछ चल ही रहा है। ठीक है, देखिए एवरेज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एवरेज क्या होता है, आप लोगों को पता है एवरेज क्या होता है? क्या हुआ? चलो चुप हो जाओ सब, कोई जो तुमको परेशान नहीं करेगा। देखिए एवरेज क्या होता है, आप लोग जानते हैं एवरेज क्या होता है? जानते हो? सब लोग जानते हो? देखो एवरेज का मतलब ये है औसत। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आप हो, आपका कुछ खर्चा होगा, आपका कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा कि आज गोलगप्पे खाए, आज ये किया वो किया, हाँ आज फ्रेंकी खाने चलते हैं, है ना, आज उधर गोला खाएंगे, ऐसा कुछ कुछ करेंगे, तो आपका एक खर्चा है। महीने का पकड़ लो लगभग लगभग 3,000 रुपए। तो घर वाले आपको क्या बोलेंगे कि तेरा तो 100 रुपए दिन का खर्चा है। पर कभी कभी ऐसा भी हो गया पूरे दिन सो ही रहे थे, कुछ करने नहीं गए, या कभी कभी कुछ बिजी थे, किसी के मुंडन में गए थे तो कुछ खा नहीं पाए। तो आपने हर दिन 100 रुपए खर्चा थोड़ी किया। किसी दिन आपने 50 ही किया, किसी दिन आपने 150 ही किया, किसी दिन आपने 200 कर लिया। एवरेज का मतलब है कि 3,000 आपने अगर महीने में खर्च किए तो आपका लगभग लगभग 100 रुपए डेली का खर्चा है, चाहे आप खर्चा करो या ना करो। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लीजिए सैलरी होती है जैसे लोगों की, अब बीच में गणपति की 3-4 दिन की छुट्टी आ गई, उसने काम नहीं किया, लेकिन उसको पता ना मेरा एवरेज है इतना तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे को। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग से देखोगे तो उसने उस महीने 25 ही दिन काम किया या 20 ही दिन काम किया, कंपनी के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी अलग बन रही होगी, लेकिन छुट्टी आ गई, मजे हो गए उसके, और उसको पता है कि चाहे आज का दिन टाइम पास हो गया, मेरे तो 1,000 रुपए बन गए। समझ रहे हो, उसकी कुछ सैलरी है, उसने ऐसा सोच लिया। वैसा वैसा कुछ कुछ। तो एवरेज हमेशा क्या किया जाता है, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो जैसे कि आप आपके केस में जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, पहले दिन में आपका 20 रुपए का खर्चा, अगले दिन में 150 का, अगले दिन में 200 का, ऐसा कुछ कुछ करते करते आपका 30 दिन का खर्चा हो गया। किसी दिन 000 भी आ गया, मैंने 30 दिन का खर्चा पहले दिन का प्लस दूसरे दिन का प्लस तीसरे दिन का ये सब लिख लिया, और इसे डिवाइड किससे किया? 30 से, है ना? तो ये क्या हो गया आपका एवरेज, एवरेज खर्चा। तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमें एवरेज निकालना होता है हम टोटल निकालते हैं, और वो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है इन दैट केस आपका डेज, तो हम उससे उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
आप एवरेज हमेशा ऐसे ही निकालते, जैसे कि आप लोगों के स्कूल में जो मार्क्स आते थे वो भी एवरेज ही हुआ करते थे ना, एक तरीके से परसेंटेज भी तो एक तरीके से एवरेज ही निकालते थे वो लोग। आपके मैथ्स में इतना है, इंग्लिश में इतना है, इसमें इतना है, टोटल करो, डिवाइड बाई 5 करो, या जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, और वो आपको दे दिए जाते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है एवरेज का, 2-3 क्वेश्चन डाल रखे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कभी एवरेज निकालना है डीआई में तो कैसे निकालेंगे। पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप लोग होमवर्क करके लाए क्या? क्या होमवर्क था? सारे कर लिए? चलो खोल के रखो, दिखाओ मेरे को। वापस घर से नहीं करके लेके आए? वापस करके लेके आने होते हैं? वापस करके लेके आने होते हैं। और आपने क्या किया? देखो, रेशियो की डेफिनेशन लिख के कुछ नहीं किया है नीचे। हाँ क्या? रेशियो के क्वेश्चन का है? क्वेश्चन का है रेशियो के? चलिए, आप क्वेश्चंस क्यों लिख रहे हो ये? हाँ, क्या हुआ? नहीं, अरे क्वेश्चन मत लिखा करो, 2 बार कर लिया करो क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस मत लिखा करो। चलिए, a family consists of 2 grandparents, 2 parents and 3 grandchildren. The average age of grandparents is 67. देखिए, आप लोगों ने कभी सुना होगा ना ऐसी बातें कि इंडिया बहुत यंग है, इंडिया की एवरेज एज बहुत यंग है, ऐसे न्यूज़पेपर्स में आता रहता है ना? तो वो क्या करते हैं, पूरे इंडिया की एज को सम करते हैं और डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, 130 करोड़ जो भी है हम लोग उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एवरेज एज आ जाती है। जैसे हर एक फैमिली है, हर फैमिली के सारे मेंबर्स की एजेस ऐड करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कर दो, तो जो भी एवरेज आएगा उससे पता लग जाएगा कि आपकी फैमिली यंग है या कैसी है। समझ रहे हो? तो सब लोग घर पे जाएंगे और अपनी फैमिली की एवरेज निकालेंगे। ठीक है ना? फिर आप उन्हें बोलोगे कि आपकी तो एवरेज एज ही 40 साल है, आप क्या समझोगे मेरी बातें, है ना? चलिए, तो पहला वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड चिल्ड्रंस है और पेरेंट्स है, और आपको निकालनी है इनकी एवरेज एज ऑफ द फैमिली। चलिए निकालिए सब लोग। तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली क्या होगी? दादा दादी मम्मी पापा और तीनों बच्चे, इन सबकी एज निकालो। 7 लोग हैं और सबकी एज निकालो, सबकी एज का सम निकालो और क्या करो, डिवाइड बाय 7 कर लो, वो आपकी एवरेज एज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, क्या आप लोग कर रहे हो? करो। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात दे रखी है, आप एक बात ढंग से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों दादा और दादी की एज सेपरेट नहीं दे रखी है। आप लोग यहाँ दादा दादी की एवरेज 67 ईयर्स दे रखी है, मतलब दोनों की एवरेज एज 67 है। मुझे बताइए, क्या यहाँ से मैं दादा और दादी की इंडिविजुअल एज बता सकता हूँ? नहीं, लेकिन मैं उन दोनों की एज का सम बता सकता हूँ। उन दोनों की सम का एज का सम कितना होगा? 67 का डबल। एवरेज अगर 67 है, समझ रहे हो? जैसे कि मैं बोलूं, हम 2 दोस्त हैं, हम दोनों 20-20 रुपए लेके आए, 20-20 एवरेज हमारे पास 20-20 रुपए, तो हमारे पास कितने रुपए? 40। दादा दादी दोनों ही 67 लेकर बैठे हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि वो आसपास आसपास एक दूसरे का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे पता उनका सम कितना होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दादा दादी की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 134। पेरेंट्स का भी मुझे सेपरेट नहीं पता, मुझे मम्मी और पापा दोनों की अलग अलग एज नहीं पता, लेकिन दोनों की एवरेज एज पता है। तो दोनों क्या 35-35 के? हो सकता है कि जो पापा हो वो 40 के हो, मम्मी हो वो 30 की हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पे। लेकिन मुझे सम से मतलब है 35-35। और बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 ही बच्चे हैं क्या? सैड। चलो, यहाँ पे 6 है, 6 साल के, 6 साल के, 6 साल उनकी एवरेज एज है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए
तीन बच्चे 6-6 साल के, तो तीनों बच्चों की एज कितनी होगी? 18। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए यहां पे अगर हमें एज निकालनी होगी, तो यहां पे देखिए दादा दादी प्लस मम्मी पापा प्लस बच्चे, ठीक है? ये टोटल फैमिली मेंबर कितने हो गए? 7। ठीक है, मुझे बताइए दादा और दादी की दोनों की एवरेज एज कितनी थी? 67। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों की एज मिलाकर 134 होगी? आपसे अगर कोई दादा की एज पूछ ले तो आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, मम्मी पापा की एवरेज एज कितनी थी? 35। तो इन दोनों की एज मिलाकर कितनी हो जाएगी? 70। ठीक है, और इन तीनों बच्चे जो है 6-6 साल के, तो यहाँ पे एज कितनी हो जाएगी? तो मुझे बताइए तीनों को सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है ये? 222 अपॉन, और टोटल लोग कितने फैमिली में? 7। तो 222/7 हमारा आंसर होगा। तो मुझे बताइए हमारा आंसर कितना होगा? ठीक है, 31.5/7 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा ही आसान। ठीक है, जब आप एवरेज पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एवरेज तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अब हम। देखिए जैसे अब ये वाला, अब जैसे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल है, कोई ऑटो चलाता है, अब उसकी कोई फिक्स इन सैलरी है? क्या वो किसी को फिक्स सैलरी बता सकता है? नहीं। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि कितना कमाते हो महीने का, वो आपको एक एस्टिमेट देगा। वो कैसे देगा? एवरेज से। हो सकता है कि मैं महीने में 3 दिन बीमार था, लेकिन उस दिन मेरे को ओवर टाइम कर लिया, समझ रहे हो? उसका एक लमसम अमाउंट है। और हर फ्रीलांसर के साथ ऐसे ही है। उसका हो सकता है कि वो 4 दिन काम ना करे, लेकिन 5वें दिन वो पूरे दिन काम कर ले। ऐसा ऐसा होता है। तो बस वही चीज है ये। तो ग्रोसर ने सेल कर, दुकान वाले के साथ भी यही है ना। शॉप, अगर आप मान लो कोई बिजनेस करता है, तो बिजनेस में तो कोई फिक्स अमाउंट है ही नहीं। वो थोड़ी उससे कोई पूछेगा कितना कर लेते हो, तो वो एस्टिमेट बता देगा आपको कि भाई अब कोई रेन कोट बनाने वाली कंपनी है, वो तो केवल 4-5 महीने में बिजनेस कर लेती है पूरे साल का। बाकी का एवरेज तो उनका जीरो ही चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि कोई जुलाई में या जनवरी में रेनकोट खरीद रहा है। हाँ, सस्ते मिल रहे हो तो खरीद लेते हैं इंडिया के लोग, कि चलो मिल रहे हैं तो। हाँ, बारिश तो एक ना एक दिन आएगी, आज ही खरीद के रख लेते हैं, है ना? तो लोग ऑफ सीजन में एसी खरीद लेते हैं, सर्दी में खरीद ली, सस्ती मिल रही है। चलिए, तो वैसे ही कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि एक दुकान वाला है, उसकी कितने 5 महीने की तो हमें दे रखी है कॉन्जिक्यूटिव सैलरी, मतलब सेल दे रखी है। और हमें बताया गया है कि टोटल उसकी सेल 6 महीने में हुई 6,500। तो बताइए छठे महीने में उसकी कितनी सेल हुई? ए हुई क्या? चलिए सब लोग निकालेंगे। देखिए मैं आपको एक बता देता हूं, क्वेश्चन में देखिए एवरेज हमें ऑलरेडी गिवन है। देखिए ये पहले महीने की सेल, ये दूसरे महीने की सेल, ये तीसरे महीने की सेल, ये चौथे महीने की सेल, ये 5वें महीने की सेल, और ये छठे महीने की सेल। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? और इसकी ऑलरेडी एवरेज, ये क्या एवरेज के बराबर होगा? है ना? अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, 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 और ये गिवन है। हमें निकालना क्या है? ये, बस ये आपको निकालना है, और ये आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। अरे पेंसिल से लिखने के टाइम जा चुका है अब आपका। एक डस्टबिन भी रखना पड़ेगा यहाँ पे पेंसिल छिलने के लिए, स्कूल में होता है ना।
क्या ये सारा सम कर लिया मैंने उसकी सेल का, डिवाइड बाय 6 कर लिया, और क्या ये 6500 के बराबर होगा? बस अब इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। 65 का 6 गुना कितना होता है? 390, मतलब 3, तो 3 मतलब 39, वो हो जाएगा 39,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 39,000, 39,000। और ये चीजों सबको ऐड कर लो, इन सबका सम कितना आ रहा है? और यहाँ पे x, अब क्या इस चीज को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना होगा? 5,000 में 9 कम। ठीक है, क्या आप लोग समझ चुके हो? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये चीज को मैंने इधर ले आया, जैसे कि a अपॉन बी है, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी अगर होता है, तो ये चीज को मैं इधर ले आऊं तो ये d मल्टीप्लाइड बाई a हो जाएगा, और इस b को मैं उधर ले आऊं तो c मल्टीप्लाइड बाई b हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे मैंने बताया था ना, इसका लॉजिक भी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई का लॉजिक क्या होता है। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 23 करे। ये हिसाब कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो ये? अच्छा, अरे ये हिसाब की डायरी क्यों लेके आए? चलिए करिए सब लोग। क्या आप सब लोग, क्या 22 में किसी को कोई डाउट है? क्या क्वेश्चन नंबर 22 में किसी को कोई डाउट है? क्या क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग कर रहे हैं? देखिए इन सबका एवरेज निकालना है। ऑब्जर्वेशंस कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। तो आप इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 5। वेरी इजी। एटी थ्री आ रहा है क्या? चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो मान लेता हूं। आप जब आगे पढ़ेंगे एवरेज, तो आप और भी तरीके सीखेंगे एवरेज निकालने के। देखिए मेरा आंसर कभी बी नहीं हो सकता था, मेरा आंसर कभी सी नहीं हो सकता था। ये तो मैं क्वेश्चन को देख के बता देता हूं। कैसे? हाँ, मेरा आंसर कभी बी और सी हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था मुझे बताओ। 5 से? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ सॉरी 84, सॉरी 84। ये मेरा आंसर, ये दोनों मेरे आंसर कभी नहीं हो सकते थे, मतलब 82 बी और डी मेरा आंसर नहीं हो सकते थे कभी। 5 की टेबल के अकॉर्डिंग हाँ आ रहा है, मैं समझ गया आपकी बात। 83 आ रहा है, लेकिन बी और डी आंसर कभी क्यों नहीं हो सकते थे? मैं देखूं? मैं देखता हूं, चलो अब बताओ। मेरा ध्यान। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे ऊपर का सम जो भी है, क्या मैं बोलूंगा आखिरी डिजिट 5 है, और एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आखिरी डिजिट 5 आनी चाहिए। पहले वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 आता है, दूसरे वाले को करता हूं तो 0 आता है, और चौथे वाले को करता हूं तो 0 आता है। मतलब ये दोनों मेरा आंसर कभी थे ही नहीं। ठीक है, मेरा आंसर हमेशा 81 और 83 था। ठीक है, ऐसे टाइम कब काम आता है? जब आपके पास टाइम कम हो, आपको लग रहा है कि अब खुल के खेलने का समय आ चुका है, तब आप ऐसे काम करने लगते हो। ठीक है, चलिए।
83 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। फोर आ रहे हैं क्या? चलो, ये भी वही उसी किताब के क्वेश्चन है, छठी के, ताकि आप समझ जाओ ना। बेसिक एवरेज निकालना, बार बार हम एक ही चीज कर रहे हैं। यहाँ पे सेवेंथ वो, ये ग्रोसरी वाला क्वेश्चन है सेम। 6 की वैल्यूज हमें दे रखी है, 6 को ऐड कर लो, 7वें को x मान लो, डिवाइड बाई 7 कर लो, और इज इक्वल्स टू कितना है? 56। समझ गए मेरी बात? हो गया सबका? कितना आ रहा आंसर? 54 आ रहा है। मुझे बताइए, सारी बॉयज के एजेस का सम कितना होगा? सातों के सातों लड़कों की एज का सम कितना होगा? हाँ, पर मैं सातों की पूछ रहा हूं ना। सातों की, आप सातों का सम तो बता सकते हो ना? क्या आप सातों बच्चों की एजेस का सम बता सकते हो यहां से देख के? हाँ, 392। भाई, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके तो सबका सम आ जाएगा ना। समझ रहे हो? जैसे ग्रैंड पेरेंट्स वाली बात में हम इंडिविजुअली नहीं बता पा रहे थे, लेकिन हम कलेक्टिवली बता पा रहे थे। तो क्या मैं 56 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या सबका एवरेज है 56? तो क्या इसको जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मुझे एक नंबर मिलेगा। अब मुझे बताइए, ये 5 है, ये 5 है, यूनिट डिजिट, इन दोनों के सम की यूनिट डिजिट 0। ये 0, ये 9। अभी तक यूनिट डिजिट कितनी है मेरी? 9। 9 में 2 ऐड करो, और इसमें 7 ऐड करो। जो मेरा आंसर आने वाला है उसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 2 है ना उसकी। और इधर वाला पोर्शन जो उठ के उधर जाने वाला है, उसकी यूनिट डिजिट कितनी है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या आप सेवंथ वाले की यूनिट डिजिट बता सकते हो? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गए ना? 4। 4 होगी उस आदमी की यूनिट डिजिट, क्योंकि 2 में से 8 में से आपने कुछ माइनस किया और 2 आ रहा है, मतलब सॉरी, 2 में से आपने 8 माइनस किया और कुछ आंसर आने वाला है। मतलब एक ऐसा नंबर आ रहा है जो एंड में 2 है, और एक ऐसा नंबर माइनस हो रहा है जिसके एंड में क्या है? 8। और मैंने आपको कभी यूनिट डिजिट पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि जब भी ऐसा होता है, हम इसे एक बड़ा नंबर, इसमें 10 ऐड कर लेते हैं जो भी आंसर निकाल के। तो ये एक ऐसा ही नंबर आने वाला है जिसके आखिरी में क्या हो? 4। बाकी आप ऐड करके निकालिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐड करके निकालिए। मैं बीच बीच में कुछ बातें बता देता हूं, तो एक दो लोगों को समझ में आ जाए तो हो गया मेरा काम। ठीक है? तो यहाँ पे हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीरिक्विजिट का पहला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन ओवरव्यू। ठीक है, देखिए, क्या आप लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो देखी जो मैंने आपको देखने कहा था? उसमें मैंने यही 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 तो ये उसी वीडियो की पीडीएफ है। हाँ, यही वीडियो की पीडीएफ है वो। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि डीआई कितने कितने तरीके का होता है। जो पहला डीआई है वो टेबल डीआई है। टेबल डीआई आप लोगों ने बचपन में देखा होगा स्कूल्स में, आप यही तो करते थे, टेबल वेबल का डीआई तो बनाते थे, ग्राफ वगैरह। बेसिक
टेबल डीआई। बेसिक टेबल डीआई का क्या मतलब है? बेसिक, सिंपल है, कुछ डेटा दे रखा है, कुछ डेटा नहीं दे रखा। यहां से आपसे पूछ लेंगे कि 2016 में बी की क्या क्या स्टूडेंट्स है, 2016 में बी के कितने स्टूडेंट्स थे? आप देखोगे बी, आप देखोगे 2016, उंगली रखोगे 400। आपसे पूछेंगे डी 2018 में कितने लोग थे? 2018 डी 500। बेसिक। अगला आता मिसिंग टेबल डी आई। अब यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कुछ कुछ जगह देखो डैश लगे हुए हैं, है ना? तो ये थोड़ा चालाकी का काम होता है। हमें गिवन डेटा से दूसरे डेटा की मदद से हमें ये वाला डेटा फाइंड करना होता है। तो पहला वाला जो आपने देखा वो क्या था? टेबल डीआई। टेबल डीआई में दो ही टाइप की डीआई होती है, बेसिक और हाँ, अगला होता है लाइन ग्राफ। देखिए लाइन ग्राफ में, देखिए सिंपल लाइन ग्राफ, सिंपल लाइन ग्राफ में देखिए लाइन चल रही है, मैंने आपको देखिए उसे शेयर मार्केट का बताया था, वो एक सिंपल लाइन ग्राफ है। लेकिन अगर आप वही चीज आप दो अलग अलग ईयर की शेयर मार्केट का कंपेयर करोगे, एक इधर से आ रहा है एक उधर से आ रहा है, ट्रेंड देख रहे हो, तो वो मल्टीपल लाइन ग्राफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं बोलूँ कि एक जो है वो पिछले 10 सालों में गेहूं की कीमत है, दूसरे में राइस है, तीसरे में कोई फूड ऑयल है, तो वहां से आप देख के बता सकते हो कि अच्छा ट्रेंड में क्या चल रहा है। गेहूं, कमोडिटी ट्रेडिंग में यही तो होता है कि ये ऊपर चल रहा है, अच्छा गेहूं ऊपर चल रहा है, अच्छा गेहूं इस टाइम पे नीचे आ गया, यहाँ पे दूसरी चीज ऊपर आ गई। तो मल्टीपल लाइन ग्राफ्स का भी काफी यूज है। ट्रेंड, बेसिकली ट्रेंड कभी देखना होता है, आप देखते हो ना ट्रेंड, ट्विटर ट्रेंड, जो भी ट्रेंड हो रहा होता है वो हमेशा लाइन ग्राफ के बेसिस पे ही हो रहा होता है। ठीक है, तो सारे ट्रेंड्स हमेशा जो भी निकाले जाते हैं, क्या ट्रेंडिंग में, यूट्यूब ट्रेंडिंग जो भी है वो हमेशा लाइन ग्राफ पे ही चल रहा है सब कुछ। बार ग्राफ, बार ग्राफ तो आप सब लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने धागे जोड़ जोड़ के है ना, धागे जोड़ जोड़ के आपने बनाए, तो बार ग्राफ है ये। देखिए ऊपर हेडिंग वगैरह भी लिखी गई है, देख लीजिएगा। पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस इन 2017 ऐसे दिख रही है। सी में ज्यादा पॉपुलेशन हो गई थी थोड़ी, सी गांव अलग है ना, अच्छा सी थोड़ा अलग गांव है, बी वाले थोड़े कमजोर लोग हैं। ठीक है, मल्टीपल बार ग्राफ, देखिए मल्टीपल बार ग्राफ में हमेशा दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेल्स कंपनी है, प्रोडक्शन सेल्स, प्रोडक्शन सेल्स, मतलब मान लो होंडा ने इतनी प्रोड्यूस की और होंडा ने इतनी सेल की, ह्यूंडई ने इतनी प्रोड्यूस की, ह्यूंडई ने इतनी सेल की, टाटा ने इतनी प्रोड्यूस की, टाटा ने इतनी सेल की, है ना? अब देखिए एक चीज होती है, देखिए अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये वाला में दो तो कंपेयर करना ठीक है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे चीजों को कंपेयर करना है अब हमें, मतलब मान लीजिए इंडिया में मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और उनके मार्क्स आ रहे हैं, पहला वाला बार में बना रहा हूँ मैथ्स के मार्क्स का, दूसरा में बना रहा हूँ रीजनिंग के मार्क्स का, तीसरा में बना रहा हूँ इंग्लिश के मार्क्स का, चौथा में बना रहा हूँ किसका? जीके के मार्क्स का। तो हर एक स्टूडेंट को क्या 4 बार अलॉट हुए? ऐसे 1 लाख बच्चे तो 4 लाख बार बनाने पड़ेंगे। लोगों ने सोचा कि यार देखो, जब मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये वाली स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, ये 2-3 तक ही अच्छा लगता है ना? उसके बाद क्या करो ना, इसको थोड़ा ऐसा करो, जो बार आप चिपका चिपका के कर रहे हो ना, उसको एक दूसरे के ऊपर लगा दो। अब ये बच्चे के रीजनिंग में मार्क्स, ये बच्चे के क्वांट में मार्क्स, तो देख के पता लग रहा है। अब ये वाली चीज आपको देख के पता नहीं लग रही कि ये वाले पोर्शन सबसे बड़ा है। अगर ये ग्राफ एक बच्चे के रीजनिंग के मार्क्स का होता, मैथ्स के मार्क्स का होता, तो आप पहले वाले को देख के बताते कि देखो 40 नंबर आए उसके मैथ्स में, तो मैथ्स में अच्छा है। दूसरा वाला 25 नंबर लेके आया। एक ही बार में हम देख के बता पा रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का मकसद हमेशा से क्या रहा है? डेटा को आसानी से विजुअलाइज करना। आप लोगों ने टैब्ल्यू वेब्ल्यू का नाम सुना है? पाई चार्ट टैब्ल्यू मतलब जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं। जो बेसिकली क्या होता है, आप एक्सेल फाइल्स बनाते हैं ना, एक्सेल फाइल्स कितनी बोरिंग होती है देखने में, तो एक्सेल फाइल्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कोई आप किसी कंपनी में हो, मैनेजर है आपका, कोई अमेजोन में जा रहे हो आप, आपका कोई मैनेजर है, तो आप उसके सामने बोलोगे कि सर ये हमारा पिछले 1 महीने का, स्क्रॉल करते हुए एक्सेल फाइल का डेटा दिखा रहे हो कि सर ये हमारे 1 महीने का डेटा, तो वो बोलेगा पागल है क्या, ये क्या कर रहा है मेरे सामने स्क्रॉल? तो वो क्या करेगा, उसे एक डैशबोर्ड क्रिएट करेगा और एक ही पेज में सब कुछ ले आएगा। उसमें होगा कि सर इस महीने हमारी इतनी रिटर्न हुई है, इस महीने हमारी इतनी सेल हुई है, ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रिटर्न हो रहा है। क्योंकि मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी स्क्रॉल को रीड करे, और डेटा इतना सारा है, हजारों डेटा है, लाखों का डेटा है अमेजोन के पास, तो वो कैसे कंक्लूजन निकालेगा कि भाई हमारी इस बार की रेवेन्यू डिक्रीज हुई है, हमारा हमें ये डिस्काउंट देना है, हमें इतना लॉस हुआ है।
तो वो क्या करते हैं, टैबल्यू या बीआई सॉफ्टवेयर होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट का होता है, वो यूज करते हैं और उसे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, और वो फिर मैनेजर को बोलेगा कि सर ये सारा डेटा है, आप देखिए, और इस बार हमारा ये चल रहा है, यहाँ पे 3-4 अलग अलग बहुत सारा बड़ा डैशबोर्ड होगा, आप कभी सर्च करिएगा टैबल्यू डैशबोर्ड तो आपको पता लगेगा। तो उसमें वो ऐसा इतना काफी सुंदर होता है, वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। वो बिजनेस एनालिस्ट का काम वही होता है, वो बिजनेस को एनालाइज करता है, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और उसको एक मतलब रीडेबल फॉर्म में लेकर आता है। ठीक है। पाई चार्ट, पाई चार्ट आपने देखा ही है, पाई चार्ट हमेशा, मैंने आपको पहले दिन भी दिखाया था पाई चार्ट, तो ये पहला आपके सामने पाई चार्ट बना हुआ है। 8,000 एम्प्लॉय है, आईटी, अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग, हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो यहाँ पे वही परसेंटेज वाइज दे रखा है। मल्टीपल पाई चार्ट्स, अब मल्टीपल पाई चार्ट्स भी हो सकते हैं, एक भाई एक डेटा है उसमें दो अलग अलग चीजें दिखा रखी है मैंने मल्टीपल पाई चार्ट से, इसको हम करेंगे ना एक एक करके, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हौसला कितना रखना है। ठीक है। रेडार ग्राफ, देखिए रेडार ग्राफ को इसे मकड़ी का जाला भी कहते हैं, इसका नाम होता है वेब ग्राफ। तो यहाँ पे अलग तरीके से हम देखते हैं, डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं। रेडार ग्राफ भी पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम्स में। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी होता है, हिस्टोग्राम बार ग्राफ जैसे ही होता है लेकिन चिपका चिपका रहता है बस। ठीक है। सीजीएल काफी पूछता है हिस्टोग्राम को, एसएससी के एग्जाम्स काफी पूछती है हिस्टोग्राम को। मिक्स्ड ग्राफ, देखिए अब अभी तक हमने जितने भी ग्राफ देखे वो सारे ग्राफ के टाइप्स हमने कवर कर लिए ऊपर, इतने ही टाइप के ग्राफ्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा। मिक्स्ड ग्राफ में क्या होता है, आधी इंफॉर्मेशन आपको पाई की फॉर्म में पाई चार्ट से दे दी और आधी इंफॉर्मेशन आपको टेबल में दे दी, समझ रहे हो। तो जैसे पहला वाला एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे पॉपुलेशन है 50 करोड़, यूपी बिहार जो भी है इनका पाई चार्ट दे रखा है। अब इनकी लिटरेसी रेट और इलिटरेसी रेट और मेल फीमेल सेक्स रेशियो को इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। आधी इंफॉर्मेशन पाई चार्ट से दी, आधी इंफॉर्मेशन हमें टेबल से दी, दोनों को रीड करके हमें कंक्लूजन निकालना होता है। ठीक है। मिक्स डीआई आते हैं मोस्टली। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपको लाइन ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे आपको टेबुलर दे रखा है, तो वहां से आप कुछ रीड करेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन यहां से लेंगे। देखिए मिसिंग भी है, ये तो और खराब है, यहाँ पे डेटा भी मिसिंग है, आपको मिक्स ग्राफ में मिसिंग डेटा दे रखा है। ठीक है। ये पाई चार्ट है, ये टेबुलर है, समझ रहे हो, अगेन वैसे ही। बस हो गया खत्म ओवरव्यू, है ना। आप समझ रहे हो यूट्यूब पे कितना टाइम पास करना पड़ता है। चलो, सैंपल डीआई ऑन परसेंटेज, इसलिए यूट्यूब से मत पढ़ा करो। चलो, जो चीज 10 मिनट की होती है उसको 1 घंटा खींचनी पड़ती है। चलिए, सैंपल डीआई ऑन परसेंटेज। चलिए, एक हमने एक डीआई लिया है पहला, हम यहाँ पे एक डीआई देख रहे हैं और वहां पे एक हमें टेबुलर डेटा दिया गया। सबसे पहले आप डीआई को देख के पहला काम कि कैसे कौन सा डीआई है, वो एक टेबुलर डीआई है। देखिए आपकी जो बुक है, किसी के पास है बुक, बुक है किसी के पास, एक सेकंड ना, एक मिनट, बुक चाहिए मेरे को। ये देखिए, इसमें ना ये जो चल रही है वही पीडीएफ चल रही है। इसके बाद हम थोड़ा बहुत ये भी ये बेसिक बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं शीट नंबर 2 बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ है। इसके अंदर आपकी जो डीआई आएगा, मोस्टली देखिए हर एग्जाम का अलग अलग डीआई का पैटर्न होता है। मोस्टली एग्जाम्स जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वो एक डीआई देते हैं और उस पर 5 या 6 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। वहीं जो एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं वो प्री में तो अलग अलग डीआई पे एक एक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, कोई भरोसा नहीं उनका, और मेंस में एक डीआई पे 2 ही क्वेश्चन पूछ लिए। तो डीआई, एक डीआई आपको दिया जाएगा, उस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको डीआई नहीं आ रहा मतलब 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, सीधी सीधी बात, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा शीट नंबर 2 है वो बार ग्राफ की है, और उसके बार ग्राफ में आपके 10-10 क्वेश्चन डाले गए हैं हर ग्राफ के। ठीक है। 50-50 क्वेश्चन है, देखिए सबकी एंड में, हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, किसी में 6 हो गए तो 52 भी हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन इसके, फिर अगला पाई चार्ट आ गया, सबकी अलग अलग शीट है। ठीक है।
आगे इसमें और भी होते हैं, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक डीआई, वो सब भी होते हैं, लेकिन वो अभी बात की बातें हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले हम जो ये करेंगे वो बार ग्राफ करेंगे, जब ये आपको मिल जाएगी, वैसे आज ही मिल जाएगी मेरे हिसाब से। तो आप देखिएगा, यहां तक ये ओवरव्यू चल रहा है, इसके आगे कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी में ये सैंपल डीआई का है भी क्वेश्चन। अभी हमने बार ग्राफ शुरू नहीं किया है, अभी हम एक दो छोटे मोटे डीआई करना चाह रहे हैं। जितनी भी छोटी मोटी नॉलेज हमने ली है, परसेंटेज, एवरेज या उसकी रेशियो की, वो हम अभी यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डीआई आपके सामने आ रखा है, सैंपल डीआई बेस्ड ऑन परसेंटेज। मतलब जो आपने परसेंटेज पढ़ा है उसके ऊपर एक डीआई पूछा गया, ताकि आपको समझ में आए कि परसेंटेज जो हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन क्या लगेगी। तो आपके सामने कॉलेज का डेटा दिया गया है, 4 कॉलेज का डेटा दिया गया है। 2015 में कितने भर्ती हुए वहां पे, 2016 में कितने हुए, 17-18 में कितने हुए। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपके सामने गिवन है, आप देख लीजिए डेटा। देख लिया आप लोगों ने डेटा? चलिए, जिन्होंने देख लिया है वो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाय ठंडी हो गई आप लोगों के चक्कर में मेरी। सब लोग कोशिश करिए अपने अपने लेवल पे। सब लोग रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे आंसर। डीआई में हम ऐसे करेंगे, देखिए आप समझिए मेरी बात, छोटे बच्चे मत बनिए, बड़े बच्चों की तरफ एक बात समझिए कि डीआई में या मैथ्स में आप लोगों का रोल कैलकुलेशन, मेरा पार्ट केवल कंसेप्चुअल रहता है, कैलकुलेटिव पार्ट पूरा आप ही का रहता है। और डीआई में 60 to 70% हमेशा कैलकुलेशन ही रहेगी, क्योंकि कंसेप्ट उसमें बहुत जरा सा रहता है, आपको कैलकुलेट ही करना होगा। तो आप उसकी आदत डालिए। आपकी कैलकुलेशन अगर कमजोर है तो डीआई आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी कैलकुलेशन को सुधार देने का। ठीक है, हाँ वो तो मार्क्ड है जो तू, हाँ अच्छी बात है जो तू, मतलब आंसर तो हमें पता ही है। देखिए, ए में 2015 कौन सा कॉलेज है, 2015 और 2016 में टुगेदर कितने बच्चे एनरोल हुए। देखिए कॉलेज नंबर ए ये है, 2015 में कौन था, 600, और 2016 में कितना था, मतलब कॉलेज ए में क्या 1100 कितने हुए, 1150 लड़के एनरोल हुए। सी में, सी की बात हो रही है 2017 और 2018 की, 2017 और 2018 कितना है, क्या मुझे बताइए ज्यादा बच्चे किस में है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए कम या ज्यादा बताओ, उसने उसने आपको बताया नहीं किसमें ज्यादा है किसमें कम है, उसने आपको बताया कि बताइए किसमें कम या ज्यादा है। तो मुझे बताइए ज्यादा किसमें,
आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप ये आपको बोल रहा है कि कम या ज्यादा किससे है, सी से। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, कॉलेज ए 2015 और 2016 में कितने प्रतिशत ज्यादा या कम बच्चे एनरोल करता है सी से। सी से बेस किसे माना जा रहा है, यहां पे हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सी से। तो नीचे कौन आएगा बेस में, सी। और कम या ज्यादा की वैल्यू कितनी है, 150। 150 ज्यादा है, तो ज्यादा है भाई 150। अब कभी कभी क्या करता है वो, ऑप्शंस यहां पे मोर और लेस नहीं देता है, वो ऑप्शंस में दे देता है 25% लेस, 25% मोर, ताकि किसी का आंसर 15% आ भी गया तो भी वो गलत पे टिक ना कर दे। उसको पता होना चाहिए कि कम किसका है ज्यादा किसका है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना, 15%। समझ रहे हो मेरी बात। परसेंटेज का कंसेप्ट वही, बेस वैल्यू हमको पता होना चाहिए कि हम कंपेयर कर किससे रहे हैं, हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, हाँ फिर से एक बार समझाऊंगा मैं। चलिए देखिए, हमने यहां तक तो पहुंच गए थे हम, ए में कितने बच्चे और सी में कितने बच्चे, ए में कितने बच्चे थे, बी में कितने बच्चे हैं। मुझे बताइए ज्यादा बच्चे ए में या बी में, ए में है। ए में ज्यादा बच्चे हैं, कितने ज्यादा है, 150 ज्यादा है। पहली बात तो हमें क्लियर हो गई कि ज्यादा ही है। अगर ऑप्शन में लेस या मोर दे रखे होते तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू कर देता कि लेस वाला तो कोई आंसर होगा ही नहीं मेरा, मेरा आंसर तो मोर वाला ही होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं सी है ये, सॉरी दिस इज सी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए में कितने ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं सी से। अगर मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर दूं तो क्या सारी बाकी का कचरा अगर मैं हटा दूं, तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ए में सी से कितने ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। कम या ज्यादा लिखा है लेकिन हमें तो पता है कि ज्यादा ही है, तो मैंने कम या ज्यादा हटा दिया। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, आप जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं आपको एक बेस चाहिए। और बेस कैसे पता लगेगा, कंपैरिजन से। या तो आप उसे समझ लीजिए क्वेश्चन में ही, या आप उसे, मैं जो बोल रहा हूं वैसे सोचने की कोशिश कीजिए कि ए में सी से कितने ज्यादा बच्चे हैं। सी से कंपैरिजन किसके बेस पे किया जा रहा है, सी के बेस पे किया जा रहा है। तो सी है खुद कितना, 1000। सी से, और कम या ज्यादा की वैल्यू कितनी है, 150। 150 ज्यादा है सी से। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बोलूंगा तो यही बोलूंगा ना, ए में 150 बच्चे ज्यादा है सी से। 150 बच्चे ज्यादा है सी से। 150 बच्चे ज्यादा है सी से। 150 बच्चे ज्यादा है सी से, मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज वी आर फाइंडिंग परसेंटेज। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा, बचा कितना, 15। 15% मेरा आंसर होगा। हाँ जाइए, ठीक है, 15% मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है तो बोलिए। वो ये नहीं पूछ रहा है कि ए, वो ये नहीं पूछ रहा है कि ए सी का कितना प्रतिशत है, वो ये पूछ रहा है कि ए सी से कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है। देखिए मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया होगा, या नहीं दिया होगा तो शायद दिया ही होगा। देखो एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है, एक आदमी 150 रुपए कमा रहा है। ये आदमी ए है, ये आदमी बी है। पहला सवाल, पहला सवाल आपके सामने, ए बी का कितना परसेंट कमाता है, ए बी का कितना परसेंट कमाता है, ए बी का कितना परसेंट कमाता है। ये है पहला वाला सवाल, जो आप बोल रहे हो कि पूरी पूरी वैल्यू ऊपर क्यों नहीं रखी। दूसरा सवाल, बी ए से कितना ज्यादा कमाता है, बी ए से कितना ज्यादा कमाता है, कितना ज्यादा कमाता है, 50 रुपए कमाता है, 50 रुपए ज्यादा कमाता है। 50 ज्यादा कमाता है किससे, ए से, बेस वैल्यू ए हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप ऊपर पूरा 1150 रख रहे हो, इसका मतलब तो आप ये बोल रहे हो कि ए सी का कितना प्रतिशत है। हमसे ये नहीं पूछा
कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए, हाउ मच परसेंटेज ए इज ऑफ सी, ये नहीं पूछा हमसे। हमसे कम या ज्यादा का डेटा पूछा गया है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। हाँ, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चंस मैंने इसलिए आपको परसेंटेज पहले पढ़ा दिया ताकि आप यहाँ ज्यादा कंफ्यूज ना हो, वरना तो आप अभी यहाँ पे फैल जाते। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना टेबल तो आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या दे दूं मैं? अच्छा, गिराने के लिए फेंक रहे हो मेरे को? ये पीडीएफ है ही नहीं। अच्छा, मुझे लगा नहीं है ना पीडीएफ इस ग्रुप। डीआई प्रीरिक्विजिटी चल रहा है ये। इनको ये बुक दे दो ना वो तो अभी, ताकि करे, दुखी ना हो ये। बुक्स देनी है ना इनको आज, तो अभी दे दो ना, कर ही रही है। विजय नहीं लगाया? ठीक है, कल मिलेगी बुक्स। क्या? अरे पढ़िए वहां पे, पढ़िए वहां पे। अभी थोड़ा मुहूर्त ठीक नहीं है। चलो, जिसको बुक चाहिए, 2:15 का है ना, 2:15 बजे ले जाना। ठीक है। हाँ, 2:15 बोला ना मैंने। क्या हुआ? हाँ, कुरियर से मंगाना है, 80-80 रुपए जमा करा देना, हम घर भिजवा देंगे। ठीक है। हाँ, अरे तो कुरियर के चार्जेस लग रहे हैं ना, हम कुरियर थोड़ी चला रहे हैं, स्पीड पोस्ट से आ रहा है। हमारी तो मेहनत ही है उठा के लेके जाने की, वो हम भाईचारे में कर देंगे। और क्या। ठीक है, चलिए। नहीं, कई लोग होते हैं ना ऐसे दूर से जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वो उनको ऑप्शन देते हैं कि भाई तुम वसई से आना चाहते हो कि कुरियर करवाना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कुरियर कर दो। अच्छी बात है, दोनों के लिए अच्छा है। चलिए, students enrolled in college A in 2017 are what percentage of students enrolled in college B in the same year? ये वो क्वेश्चन है जो आप पहले पूछ रहे थे ना, जो भी डाउट पूछ रहे थे, ये है वो क्वेश्चन जिसमें पूरी पूरी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि 2017 में ए में कितने बच्चे भर्ती हुए? 700। और 2017 में बी में कितने भर्ती हुए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए में 2017 में जो लड़के एडमिट हुए हैं, वो 2017 के कॉलेज बी का कितना परसेंट है, यही बोलना चाह रहे हैं। बेस किसे माना गया है? कॉलेज बी 2017 को। कॉलेज बी 2017 को, तो कॉलेज बी 2017 कितना है? 500। और कंपेयर वैल्यू किसकी निकाल ली हमें? 700 की, और मल्टीप्लाइड बाय 100। आप जानते हैं 7/5 की फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर होती है? 140 के। 4/5 80, 5/5 100, 6/5 120, तो 7/5 कितना हुआ? 140। 8/5 कितना हो जाएगा? 160। तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 140%। ठीक है। क्या आप समझ रहे हो? आसान आसान है ना, सैंपल लिया इसलिए लिया गया ताकि आप परसेंटेज का काम समझे। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड ना, मैं इसको उस पर लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि दोनों एक ही चीज पे आ जाए।
करो, 1 सेकंड रुकना ना, थोड़ी देर में मैं इसको उस पे ले आऊंगा बोर्ड पे। चलिए, चलिए मुझे बताइए कि आप लोगों ने थर्ड कर लिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2016 में 20% जो बच्चे थे कॉलेज बी के वो बीएससी में एनरोल हुए, 30% बच्चे बीकॉम में एनरोल हुए और बाकी बच्चे बीसीए में गए। तो बताइए बीसी और बीएससी में डिफरेंस कितना है। देखिए 2016 में टोटल बच्चे आए कितने थे, 400। टोटल बच्चे कितने आए थे, 400। अब इनमें से 3 डिग्री में गए हैं, बच्चे बीएससी में गए हैं, बच्चे बीकॉम में गए और बीसीए में गए हैं। ठीक है, अब देखिए बीएससी में कितने प्रतिशत बच्चे गए हैं, 20%। 20 तो लिखा है, 20% ही तो लिखा है।
और बीकॉम में कितने, और बचे हुए कितने, 50%। मुझे बताइए 400 का 20% कितना होता है, 80। मतलब 80 बच्चे बीएससी में पढ़ रहे हैं भाई, 400 बच्चे हैं और उसमें से 20% अगर बीएससी कर रहे हैं, मतलब 80 बच्चे बीएससी कर रहे हैं। 30 का मतलब कितना होता है, और 50 का मतलब कितना होता है। तो आप मुझे बताइए बीसीए में कितने लोग हैं, बीसीए में 200, और बीएससी में कितने, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। वेरी इजी। ठीक है, क्या आपको किसी में इसमें दिक्कत, समझ में आया। आपने पहले के लेक्चर देख लिए दोनों डीआई के, चलिए। हाँ, सबको देखने, जो समझ में नहीं आएगा उसको लेक्चर में देखना, फिर मुझसे पूछो आगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप सबने कर लिया है। चलिए, अब देखिए 14 2/7। अब आपको समझ में आएगी फ्रैक्शंस वैल्यूज जो हमने याद की है, 7 1/7 उनका फायदा, समझ रहे हो। चलिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2017 के कॉलेज ए के 14 2/7% जो बच्चे थे वो गर्ल्स थी, और 7 1/7% जो कॉलेज बी के स्टूडेंट्स थे 2018 में वो भी गर्ल्स थी। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी। सॉल्व किया आपने, चलिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोग कर रहे हो। हाँ, करिए, सब लोग करिए ना। हो गया, पूरी शीट खत्म कर दी आपने, पांचों के पांचों कर दिए, एक्सपर्ट हो गए आप। चलिए, अब यह आपको 14 2/7% अगर नहीं पता हो ना, तो आप 30 40 50 सेकंड तो पहले वो निकालते रहोगे। इसी क्वेश्चन में दो फ्रैक्शन वैल्यूज निकालनी है। 2017 में कॉलेज ए, मुझे बताइए क्वेश्चन 4 कर लिया क्या आप लोगों ने, कोई है जो क्वेश्चन 4 नहीं किया जिसने अभी तक, मुझे बताइए, करिए करिए। देखिए बात हो रही है 2017 की, 2017 में कॉलेज में लोग कितने हैं, 700 लोग हैं 2017 में कॉलेज में, और गर्ल्स कितनी है 700 की, 14 2/7%। टोटल कॉलेज ए में 2017 में 700 लोग पढ़ रहे हैं, और इन 700 में से 14 2/7% कौन है, लड़कियां। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 14 2/7% ऑफ 700 कौन होंगी, लड़कियां। ठीक है, अब कॉलेज बी 2018, है ना, 7 1/7% ऑफ 7 1/7% ऑफ व्हाट, 2018 के कॉलेज बी में कौन है, 350, 350। ठीक है, क्या हमसे इन दोनों का एडिशन ही पूछा गया है, इन दोनों का एडिशन ही पूछा गया है। मुझे बताइए 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 700, प्लस ये कितना होता है, मल्टीप्लाइड बाई, मुझे बताइए 7 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 14 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। देखिए 7 से काटोगे तो 50 बार जाएगा, दो बचा, दो से वापस काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 100, और 25 कितना होता है, 125 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया वो अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, चलिए जिन्होंने कर लिया 55th क्वेश्चन करेंगे। अरे क्या है बार बार ये ढक्कन फेंक रहे हो,
हाँ तो इसे जेब में रखो, ऊपर लगा लो इसे। अच्छा चलिए, कॉलेज ए में 2015 में, कॉलेज ए में 2016 से कितने प्रतिशत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं? कॉलेज ए के 2015 में कितने बच्चे? 600 बच्चे। 600 बच्चे हैं। कॉलेज ए में 2016 में कितने बच्चे हैं? 550। मुझे बताइए, ज्यादा बच्चे तो ए में इस टाइम ही थे, वो तो ऑलरेडी एग्जामिनर ने बता दिया। मोर ही यूज किया ना उसने, इस बार मोर और लेस यूज नहीं किया। उसने हमें बता दिया कि इसमें ज्यादा बच्चे हैं। वो ये पूछना चाह रहा है कि इस साल में, इस साल से कितने ज्यादा बच्चे हैं? 50 ज्यादा बच्चे हैं। और बेस वैल्यू किस साल को मानी गई है? इस साल से 550 मल्टीप्लाइड बाई। मुझे बताइए, क्या इस 100 को मल्टीप्लाई को मैं छोड़ू एक बार को तो क्या ये 1/11 है? क्या 1/11 की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? वरना क्या मुझे 1/11 की परसेंटेज वैल्यू ऑलरेडी याद है? 9/1/11। ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। बैठे बैठे कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। चलो, बोलिए। वो कंपेयर देखिए, ए में कितने, क्या कंपेयर ये दोनों को? ए में, ए के 2015 में कितने बच्चे और ए के 2016 में कितने बच्चे? ज्यादा बच्चे किसमें? ए 2015 में। और ये बात ऑलरेडी हमें एग्जामिनर ने पहले ही बोल दी है, या मोर लिख के, कि ये जो बच्चे हैं ये मोर है इससे। हमें निकालना है कि, अब मुझे बताइए कंपैरिजन किसका किससे किया जा रहा है? 2015 में पढ़ने वाले बच्चे 2016 में पढ़ने वाले बच्चों से कितने ज्यादा है? मुझे समझे आप लोग? क्या आप लोग जो सैंपल दिया है वो कर पाए? तो ये पांचों के पांच, अब आप समझ गए ना, एक एक डीआई आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, समझ रहे हो? और पांचों के पांचों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हो सकता है कि पांचों के पांचों क्वेश्चन परसेंटेज पे ही आ जाए, 3 क्वेश्चन परसेंटेज पे आ जाए, एक एवरेज पे आ जाए, एक रेशियो पे आ जाए, ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अभी अपने शुरू नहीं किया ना पढ़ना, अभी तो हम ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, छोटे छोटे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप पांचों ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स का एवरेज निकालिए, पांचों ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स का एवरेज निकालिए, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। तो क्या यहाँ पे पांचों ऑर्गेनाइजेशन के मेल और फीमेल दे रखे हैं? ये जो डॉट 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 वाले ये कौन है? मेल्स है। और डैश 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 वाले कौन सी है? फीमेल्स। तो ए में मेल्स कितने? 250। बी में मेल्स कितने? 225। क्या सारी पांचों की पांचों की ही आप मेल्स निकाल सकते हो? ये मेल ए का, ये मेल बी का, है ना? और इन सबको क्या मैं ऐड कर लू के डिवाइड बाई 5 करूंगा तो क्या मुझे मेल्स का एवरेज मिल जाएगा? अगेन, क्या मैं 300, 275, 250, 200, 125 को ऐड करके डिवाइड बाई 5 करूंगा तो क्या मुझे फीमेल्स का एवरेज मिल जाएगा? मैं इन दोनों का डिफरेंस ही तो मुझे निकालना है क्वेश्चन में। वेरी इजी, चलिए करिए अब। क्या? एक ही क्वेश्चन था?
मुझे बताइए, हाँ सॉल्व करो सॉल्व करो। ये डीआई प्रीरिक्विजिट वाली पीडीएफ ही चल रही है अभी। शीट नंबर 1 तो बार ग्राफ है, ये शीट नंबर 0 चल रही है। क्या हो गया है, देखिए क्या आप लोगों ने किया है। हाँ करो करो, कैलकुलेशन वगैरह इंप्रूव करो। आप जैसे हमें 5 नंबर को जोड़ना है, तो कोशिश करो कि उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे जोड़ा जा सके। जोड़ जोड़ लोगे आप ही बात जानते हो कि 5वीं से ही जोड़ते आ रहे हो आप, ये 5th में भी जोड़ लेते, आज भी जोड़ लेते हो। पर हम मैं कैसे जल्दी जोड़ू इन्हें, ठीक है। आपने आपने किया, एवरेज निकाला, कैलकुलेटर से कर रहे हो आप। फिर अच्छा, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, तो आपने देखा नहीं, ऑनलाइन अटेंड किया ना आपने, बस करो फिर ऑनलाइन। चलिए रेशियो निकालिए। हाँ बिल्कुल सही किया आपने। अब देखिए, टू ऊपर 230 है और 245 है, तो क्या 5 से काटेंगे ऊपर और नीचे, 5 से काट, डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दिया। हाँ इसको दोनों में 5 कॉमन है ना, 5 से काट लेंगे। रेशियो निकालने के लिए आप दोनों में से जो भी कॉमन है वो कट कर लेंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड, जैसे डिवाइड लिखेंगे, जो भी दोनों में कॉमन आ रहा है उसको आप कट कर लेंगे। हो गया सबका। देखिए मैं बताता हूं, देखिए क्या मुझे बताइए, मेल्स कितने हैं, 250, 225, 325, 275 और 150, ठीक है। और फीमेल्स कितनी है, 300, 275, 250, 200, 125। देखिए आपकी स्क्रीन पे कभी डेटा आता है और आपको उसे ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, उसे कभी लिखोगे नहीं, पहली बात, उसे कभी पेन से लिखना ही नहीं है। कोशिश करो कि आप उसे स्क्रीन पर ऐड कर पाओ। देखिए ये 250 है, ये 225 है, ये 325 है, ये 275 है, ये 150, मुझे इसे ऐड करना है। देखिए इस 250 में से मैं 200 उठा लेता हूं, 200, 200, 400, 700, 900, 1000, 1000 है। अब देखिए ये दोनों 25 25 है और ये 50 है, 100, 75, 175, 175, 50, 125। पहले कितना था, 1000, 1000 था ना, और जोड़ा कितना, 1125, ठीक है, 1125। अब देखिए और थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बनना है। देखिए आप जैसे फीमेल्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, फीमेल्स के डेटा पे एक बार नजर मारो, 0 5 5 5 केवल 2 बार आ रहा है। देखिए ये जो चीज है ना, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा है और ये वाला डेटा है, इनको जोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि इनको जोड़ लो सबसे पहले। कितना हो गया, 500, 600, 700, 800, 900, 250। समझ गए। हमेशा ये देखो कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री वो कहाँ है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ना बहुत आसान रहेगा। अगर आपको यहाँ पे कभी 60 मिल रहा है तो ढूंढो 40 कहीं है क्या, उसको जोड़ के खत्म करो। समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पे 75 मुझे मिल गया, तो मुझे उधर 25 मिल गया, जोड़ना आसान है। समझे मेरी बात। तो यहाँ पे
आपका मेल्स का एडिशन कितना आ रहा है? जो मेल्स का एडिशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1100। और वो कितना आ रहा है? क्या बोल रहे हो? 1225। 1225 और फिर ये कितना आ रहा है? 1100। ठीक है, चलिए। लिख लिख के ऐड भी गलत कर रहे हो क्या? अब मुझे बताइए, दोनों का मुझे रेशियो निकालना है, मतलब मुझे निकालना है मेल अपॉन फीमेल या फीमेल अपॉन मेल? फीमेल अपॉन मेल। ठीक है, फीमेल अपॉन मेल। और ये कितना है? फीमेल हमारी वो वाले है ना, 1150 डिवाइडेड बाई 1225। क्या बात ठीक लग रही है आपको? इन दोनों में कुछ कॉमन है, नजर ही आ रहा है मेरे को कॉमन। रेशियो में कभी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5 से काट लो, फिर वापस 5 से काट लो, सीधा 25 से काट लो। तो मुझे बताइए, ये चीज कट के कितनी हो रही? 5 से कट के कितनी हो रही है? 230। क्या ये 230 हो रही है? और ये चीज 5 से कट के कितनी हो रही है? 245। अब वापस एक बार 5 से काट ले, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा और नीचे वाला कितना हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ रहे हो? नोट कर लो। देखिए, आपने यहां पे निकाला मेल और फीमेल। मेल और फीमेल आपने डेटा कैलकुलेट कर लिया। ज्यादा कौन है? ज्यादा वाला। ज्यादा कौन है दोनों में से? मेल। रेशियो में किसका निकालना है? मेल और फीमेल का, मतलब मेल उस तरफ रहने वाले। रेशियो में, भाई रेशियो आप निकालोगे तो ऐसा कुछ कुछ निकालोगे ना, और ये फीमेल और मेल है, ये चीज ज्यादा है। मेरा आंसर ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में फीमेल ज्यादा है। समझ गए? मेरा आंसर हमेशा ए और बी से ही होगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। जो जो भी बातें छोटी 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 से हम कोशिश करेंगे किस डिस्कस करते जाएं। क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़े? एक कफ सिरप है जो 3 फ्लेवर की कफ सिरप बनाती है। हाँ, मैं ऊपर वाली लाइन पढ़ लूं। और 2010 से लेकर 2014 तक वो 3 3 फ्लेवर की कफ सिरप बना रही है ना? ए, बी और सी है। अब आपको क्वेश्चन है जो आपको बताना है। पहला वाला फ्लेवर ए है, दूसरा वाला फ्लेवर बी है, तीसरा वाला फ्लेवर सी है। अब कंपनीज का तो डेटा ऐसे ही आता है ना कि भाई ये वाली फ्लेवर की कितनी बिक्री है। अच्छा, ये वाली इतनी बिक्री है तो ये वाली को हर जगह पहुंचाओ, ये वाली कम बिक्री है तो इसकी मार्केटिंग ज्यादा करो। चलिए, बहुत सारी बातें पूछ ली इसने आपसे, है ना? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये।
पहला वाला भी एग्जाम का ही था, उसके पहले वाला भी एग्जाम का ही था। आपने कर लिया थर्ड? सेकंड तो हो गया ना, ये सेकंड है क्या? सेकंड क्वेश्चन है ये। चलिए, सब लोग करिए। हो रहा है ये वाला क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? सैंपल था ये, सैंपल, सिंपल नहीं था। वो अपना लैपटॉप सेटअप करो, उससे 11 बजे मीटिंग है। क्या आप लोगों को बातें करने का मौका मिल चुका है? हाँ, करो फिर। नहीं आ रहा? चलिए, मैं बताता हूँ। हमसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए और समझते जाइए। कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए मैथ्स के क्वेश्चंस में। कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ना और समझना। अब से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? आप पढ़ते हो, समझते हो और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो बार बार आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो। द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें निकालनी है। 2012 में सारे फ्लेवर्स का एवरेज निकाल के साइड में रख देना है, ये वाली लाइन। ये चीज हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है? एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर इन 2000, ये दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है। और तीसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है? ये। हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, मैंने तीनों अलग अलग कलर में मार्क कर दिए। अब आपको क्या करना है? पहले वाली चीज का और दूसरी और तीसरे का डिफरेंस का रेशियो निकालना है। समझ गए? क्वेश्चन पढ़ो वापस। अब क्या मैंने तीनों चीजें मार्क करी है? क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो निकालिए 2012 के तीनों फ्लेवर्स की एवरेज का और ब्लू वाले और ग्रीन, ब्लू वाले और येलो वाले के डिफरेंस का रेशियो निकालिए। तीन चीजें हमें अलग अलग कैलकुलेट करनी है। क्या आप इतना समझ पाए क्वेश्चन को पढ़ के? पहली बात, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012 कितना है? 2012 में तीनों फ्लेवर्स का जो एवरेज है क्या वो 165/3 है? तो कितना हुआ? 55। मतलब क्या पहले की वैल्यू 55 है? मेरा आंसर वो होगा जो, पहले तो बात तो ये मेरा आंसर 11 ही है। ऑप्शन देख के बता दूंगा। हाँ ना, मैं आगे सॉल्व ही नहीं कर रहा, पर फिर भी करते हैं आगे। देखिए, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012, 13 एंड 14। मुझे ब्लू वाले का आंसर दीजिए बस। एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज प्रोडक्शन फ्लेवर ए का। फ्लेवर ए पहला वाला है क्या? 2012 में पहला वाला फ्लेवर कितना है? 50। 2013 में फ्लेवर ए कितना है? और 2014 में फ्लेवर ए कितना है? इन तीनों का सम कितना आ रहा है? क्या इसका भी हमें एवरेज निकालना है? 170/3। क्या 170/3 डेसिमल में होता है?
ठहरो, 170/3। सेकंड वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 170/3। सेकंड वाले की तो 170/3 है ना। अब तीसरे वाले की देखो, एवरेज प्रोडक्शन, अरे 215 के 215/3 होगी ना, एवरेज प्रोडक्शन है। हमसे वो एवरेज पूछ रहा है तीनों बार का। अब हमसे पूछ रहा है सी फ्लेवर निकालिए 2012 का। सी फ्लेवर 2012 का कितना है? 65। 2013 का कितना है? 70। और 2014 का कितना है? 80। इन सबका एडिशन कितना हो रहा है? 215। एवरेज कितना होगा? 215/3। मुझे बताइए, क्या कभी आपसे दो चीजों का डिफरेंस पूछा जा रहा है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि बड़े में से छोटा घटाना है? अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी और आपकी एज में क्या डिफरेंस है, तो आप -5 थोड़ी बोलोगे कभी, आप 5 ही बोलोगे ना। बड़े में से छोटा घटाओगे। मुझे बताइए, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 215। तो क्या मुझे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 215/3 -170/3 होगा? एलसीएम कितना आएगा? 3 ऊपर कितना आएगा? 45। तो क्या ये 15 हो जाएगा? तो क्या हमें ये वाला पार्ट निकाल लिया हमने पूरा 15, और ये वाला पार्ट कितना था? 55। दोनों में से क्या काटा हमने? समझ गए? क्वेश्चन को ब्रेक करिए, सॉल्व करिए एक एक पार्ट को, और पेशेंस रखिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, और आधा करके छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ के भाग जाओ तो फिर भी ठीक है, आधा करके छोड़ के मत भागो। टाइम भी वेस्ट, नंबर भी वेस्ट, जिंदगी भी वेस्ट। ठीक है, चलिए। समझ गए आप लोग? मुश्किल कुछ नहीं था ना? मुश्किल नहीं था। दिक्कत क्या थी? कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव होता है? प्रैक्टिस से। बस एवरेज ही तो निकालना था भाई। तीन चीजों को जोड़ के बटा 3 करने में कौन सी बहादुरी का काम है? समझ गए? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन जो प्रीरिक्विजिट में, बस अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी आप बारग्राफ बहुत डिटेल में पढ़ोगे। मैं आपको बस गो थ्रू करवा रहा हूं कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन प्रिसाइसली उन्हीं टॉपिक्स पर रखे गए हैं, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज के, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है? छोड़ दे क्लास या पढ़ना है? और पढ़ना है क्या? चलो करो फिर अगला। चलिए पढ़ो। नहीं हुआ ऊपर वाला? अब तो इसमें तो वापस नहीं आएगा। अरे क्वेश्चन पीडीएफ में खोलो ना। पीडीएफ की फैसिलिटी दे रखी है आपको। कल तो आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, कल के बाद तो आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देख, एग्जामिनर चेक क्या करना चाह रहा है? आपकी कैलकुलेशन, कि आप 5 चीजों को जोड़ के बटा 5 कर पाते हो नहीं कर पाते हो। भाई मेल टीचर दे रखे, फीमेल टीचर दे रखी, बताओ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर कितना होगा? बताओ। आ गया? कोई कैलकुलेटर से ऐड तो नहीं कर रहा है? कैलकुलेटर कैलकुलेटर मत चलाना। हाँ, सबकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा तो ग्रोसरी शॉप्स पे शर्मिंदा तो नहीं होगी जिंदगी में कभी, है ना? वो जो बोलेगा उसको मान नहीं लोगे। हाँ, आपने किया है तो ठीक ही किया होगा भैया, 10 सामान लेके। ये पता है कि जोड़ तो पाएंगे ही नहीं इनको।
एक 27 का था, एक 56 का था, एक 58 का था। हाँ, मैं 500 का देता हूँ ना, बाकी आप मुझे दे दो। मैं सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाऊंगा तो 500 में से जो आपको हिसाब हुआ उससे। क्या आप इन सबका एडिशन निकाल पा रहे हो? क्या है इन सबका एडिशन? 848490 डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें? बस मैं करूँ ये इसे ऐड करूं मैं? देखिए, वैसे मेरी बात समझिए, हमारा एवरेज कितना है? इन चारों में से एक है। मेरा आंसर ये कभी नहीं हो सकता, मेरा आंसर ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सेम लॉजिक जो मैंने पहले आपको दिया था। इस चीज को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आखिरी डिजिट 5 आ रही है और 5 आ रही है, लेकिन इन सबकी यूनिट डिजिट कितनी है? इन सबके एडिशन की यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 0। तो ये वाला अगर एवरेज होता, बी ऑप्शन अगर मेरा आंसर होता, तो क्या इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर आखिरी डिजिट 0 आनी चाहिए थी? बी और डी तो मेरे आंसर कतई कभी थे ही नहीं। तो पहले तो मैंने दो तो हटा ली। 50-50 तो ठीक है, फिर भी 25 से 50 बहुत अच्छा है। अब कर लो। अब आप यहाँ तो आप ऐड कर लो इन्हें, या मैंने आपको बताया था वैसे कर लो। 2000 2000 1000 1000 6000, लिख लो 6000। समझ रहे हो? 300 600 900 900 और 500 1400 1400 और 800 2200 2200 लिख लो। मैंने पहले थाउजेंड्स जोड़े, फिर हंड्रेड्स जोड़े, फिर टेंस जोड़े, फिर वंस जोड़े। यहां आप सीधा कैसे कर सकते हो? 5 6 और ये कितना हो गया? 20। टोटल 20 हो रहा है इन सबका सम। जीरो यहां पे लिखो, 2 कैरी ले जाओ। ऊपर 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 9 यहाँ पे, 2 वापस कैरी। समझे मेरी बात? ऐसे आप कर सकते हो शुरू। 2 डिजिट तो कितनी आसानी से निकल, अगली 2 भी निकाल, कैरी चढ़ा के ऊपर ले जाओ। भाई आपको ये इतनी सी बात का कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये जब एडिशन हो रहा है तो ये जो 859 है ये कहाँ आएगा? ये 859 के इधर लिखा हुआ होगा, 5 के जस्ट नीचे लिखा हुआ होगा। ये चीज ऐसे लिखी गई होगी ना, ये चीज 859 लिखी गई होगी ये, क्योंकि आप कैरी में मिस्टेक कर सकते हो। 859 ऐसा कुछ लिखा होगा, 8 5 और 9 जस्ट 5 के नीचे होगा। अब आप ऐड करोगे ना इसको, स्क्रीन पे ऐड करने लग जाओ। 5 और 6, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो गया? 20। जीरो यहाँ पे, 2 ऊपर, 2 कैरी। 7 8 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 9 यहाँ पे, 2 कैरी, 3 4 5 11, 11 5 16, 16 और कितना हो गया? 8। समझ रहे हो मेरी बात? 24 वापस 4 यहाँ पे, 2 कैरी। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, आदत डालनी है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। कितने क्वेश्चन है इसमें? नहीं है? कितने कर लिए हमने? चलो बाकी के चेक करके लेके आना। ठीक है। क्या हुआ? सॉल्व करके दिखाऊं? कौन सा वाला? अपीयर्ड पास, अपीयर्ड पास।
पहले देखो कितनी चीजें निकालनी है हमें। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2000, यहां पे पूछा क्या क्या गया है। सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी है, स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल क्यू इन 2017। पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ये। दूसरी चीज एस इन 2000, अपीयर ही चल रहा है, अपीयर ही चल रहा है, कंजंक्शन आया तो अपीयर के लिए ही आ रहा है यहाँ पे भी। स्कूल एस 2018 है ना, टू टोटल यहां तक, इन दोनों के बीच का रेशियो एंड फ्रॉम एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द स्कूल्स आर एंड एस इन 2014। देखिए पहले वाले यहां से यहां तक की जो चीज है वो एक ही है, इसका एडिशन निकालिए। दो क्यू 2017, क्यू 2017 और प्लस एस 2018 डिवाइडेड बाय आर 2018 प्लस टी 2014, ये हमें निकालना है। समझ गए? छापो मत, अरे इसको मिटा रहा हूं मैं, फोटो कोई नहीं निकालेगा। ठीक है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब खुद पढ़ के करिए, हाँ ट्राई करेंगे खुद से सब। ठीक है, चलिए क्लास होती है खत्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।